हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये एक मोरल स्टोरी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगी। उनके हिंदी मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का भी पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक-एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। द सेल्फिश क्रो, यानी क्या मतलब हुआ? स्वार्थी कौवे। यहाँ पर जो सेल्फिश है इसको हम स्वार्थी कहते हैं, यानी मतलबी। जो लोग अपने काम को पूरा करने के लिए दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उनको हम सेल्फिश कहते हैं। यानी कहें तो जैसे अपना उल्लू सीधा करना, तो ऐसे लोग सेल्फिश कहलाते हैं। तो कौवे कैसे हैं? स्वार्थी हैं। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, तो ये जानने के लिए गाइस आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ाऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ सके। तो बिना देरी की स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वन डार्क इवनिंग, ब्लैक क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई। तो क्या मतलब हुआ? वन डार्क इवनिंग का मतलब है एक अंधेरी शाम। यानी डार्क का मतलब अंधेरा होता है। तो शाम कैसी है? अंधेरी है, यानी जहां जब अंधेरा छाया हुआ है। तो एक अंधेरी शाम को ब्लैक क्लाउड्स का मतलब है काले बादल और गैदर्ड का मतलब है छा गए। यहाँ पर जो गैदर्ड है, गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, लेकिन सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हम हर एक वर्ड के मीनिंग को निकालते हैं। तो यहाँ पर बादलों के लेवल से हमें पढ़ना है गैदर यानी छा गए, इन द स्काई यानी आकाश में। तो एक अंधेरी शाम को काले बादल आकाश में छा गए। आ मैना वांटेड टू फ्लाई टू हर नेस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो क्या मतलब हुआ? आ मैना, मैना एक चिड़िया होती है। वांटेड यानी चाहती थी। तो टू फ्लाई उड़ना, क्या चाहती थी? उड़ना चाहती थी। टू हर नेस्ट का मतलब है अपने घोंसले में, घोंसले तक। क्योंकि टू का यूज हो, टू एक प्रेपोजिशन है और इसका यूज हम किसी स्थान पर पहुंचने से पहले करते हैं। एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी और पॉसिबल यानी संभव हो सके। तो एक मैना अपने घोंसले तक उड़ना चाहती थी जितना जल्दी संभव हो सके, यानी काफी तेजी के साथ काफी जल्दी में वो अपने घोंसले तक पहुंचना चाहती थी। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो पहला सेंटेंस था गैदर्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको जहां भी दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म वांट होती है, सेकंड फॉर्म वांटेड है। तो जहां जहां भी आपको जिन सेंटेंसेस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है और इसका सेंस निकालते हैं ना हम हिंदी में, तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं, यानी या तो ता था ती थी ते के हिसाब से पढ़ते हैं या फिर या ई ये के, जैसे चाहती थी तो ऐसे इस तरह से पढ़ा। और कहीं ऐसे भी पढ़ना पड़ता है कि जैसे चाहा। तो आगे देखते हैं। इट वॉज गेटिंग डार्क, तो क्या मतलब हुआ? इट वॉज का मतलब है था और गेटिंग डार्क अंधेरा हो रहा। तो यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसका सेंस हम हिंदी में रहा रही से पढ़ते हैं। तो इट वॉज गेटिंग हो रहा था डार्क, अंधेरा अंधेरा हो रहा था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस भी। और यहाँ पर जो इट है ना, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है क्योंकि इसका यूज हम मौसम समय की जानकारी के लिए करते हैं। यहाँ पर मौसम की बात हो रही है, यानी अंधेरा हो रहा था। मौसम कैसा था? अंधेरा हो रहा था। तो इट का यहाँ पर कोई सेंस है नहीं। तो अंधेरा हो रहा था। हर नेस्ट वॉज फार ऑफ। तो हर नेस्ट का मतलब उसका घोंसला, वॉज का मतलब है था। कहाँ पर था? फार ऑफ का मतलब है काफी दूर। तो फार ऑफ का यूज हम काफी दूर के लिए करते हैं। तो उसका जो घोंसला था वो काफी दूर था। शी स्टॉप्ड ओवर ऑन एन नीम ट्री ऑन हर वे बैक। तो क्या मतलब हुआ? शी स्टॉप्ड का मतलब वो रुकी, वो रुकी। देखो यहाँ पर भी वर्ब के सेकंड फॉर्म में इसका सेंस हम निकालेंगे, यानी या ई ये से रुकी। शी स्टॉप यानी वो रुकी। ओवर का मतलब है ऊपर, ऑन अ नीम ट्री एक नीम के पेड़ के। ऑन हर वे बैक का मतलब है वापस जाते समय, यानी जब वो घर वापस जा रही थी, अपने घोंसले तक वापस जा रही थी तो रास्ते में वो एक नीम के पेड़ के ऊपर रुकी। मैनी क्रोज वर ऑलरेडी पर्चिंग ऑन इट। तो क्या मतलब हुआ? मैनी के रोज का मतलब है बहुत सारे कौवे। यहाँ पर मैनी और एक मच होता है, तो मच का यूज क्वांटिटी के लिए करते हैं और मैनी का यूज हम करते हैं जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन से पहले। मैनी के रोज बहुत सारे कौवे, वर यानी थे, ऑलरेडी यानी पहले से ही, पर्चिंग का मतलब है बैठे हुए, ऑन इट का मतलब है इसके ऊपर। ये इट किसके लिए है? नीम के पेड़ के लिए बोला गया है। इसके ऊपर बहुत सारे कौवे पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही बैठे हुए थे। पर्चिंग यानी बैठे हुए थे।
व्हेन दे सॉ द मैना, क्या मतलब हुआ? व्हेन यानी जब, दे सॉ का मतलब उन्होंने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, दे सॉ। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, तो इसका सेंस देखिए हिंदी में, उन्होंने देखा, आ से आवाज आ रही, देखा। द मैना, उन्होंने मैना को देखा जब, मैनी ऑफ देम, उनमें से कई कौवे, यानी मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे। सूब्ड का मतलब है झपट पड़े, सूब्ड का मतलब है झपट पड़े, ओवर का मतलब है ऊपर, हर यानी उसके, किसके लिए बोला गया? मैना के लिए हर। क्रोइंग का मतलब है काऊ काऊ करते हुए, हार्शली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, यानी जब उन्होंने मैना को देखा तो उनमें से बहुत सारे कौवे उसके ऊपर तेजी से काऊ काऊ करते हुए झपट पड़े। गेट ऑफ आवर ट्री, तो उन्होंने क्या कहा? गेट ऑफ यानी चली जाओ, गेट ऑफ, जैसे फार ऑफ काफी दूर होता है, वैसे गेट ऑफ यानी चली जाओ, आवर ट्री हमारे पेड़ के ऊपर से चली जाओ। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। द स्केयर्ड मैना प्लीडेड, ब्रदर द ट्री बिलोंग्स टू ऑल। द स्केयर्ड का मतलब है डरी हुई, और मैना, तो मैना कैसी थी? स्केयर्ड थी यानी डरी हुई थी, और प्लीडेड का मतलब है विनती की। डरी हुई मैना ने विनती की, ब्रदर यानी भाई, द ट्री यानी पेड़, बिलोंग्स टू ऑल का मतलब है सबका है, ये जो पेड़ है ये तो सबका है। द वेदर इज बैड, तो वेदर का मतलब है मौसम, इसमें से बैड यानी खराब, मौसम खराब है। इट माइट रेन हैविली, इट माइट रेन का मतलब है बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, यहाँ पर भी इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इट माइट रेन यानी बारिश हो सकती है, और हैवली यानी जोर से बारिश हो सकती है, और इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं भारी बारिश हो सकती है। और ये जो माइट है ये मे की पास्ट फॉर्म है, जैसे मे का मतलब भी हम सकता है कि सेंस में यूज करते हैं, और माइट भी, लेकिन मे की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और माइट जो है ना पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। शो पिटी एंड लेट मी स्टे फॉर अ वाइल, तो शो पिटी का मतलब थोड़ी दया दिखाओ, ये भी इंपरेटिव का सेंटेंस है क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हुआ है। शो पिटी दया दिखाओ, एंड लेट मी स्टे का मतलब है मुझे ठहरने दो या फिर मुझे रुकने दो। फॉर अ वाइल का मतलब है कुछ देर, थोड़ी दया दिखाओ और मुझे कुछ देर रुकने दो। बट द क्रोज वुडंट लिसन, बट यानी लेकिन, द क्रोज यानी कौवों ने, वुडंट लिसन का मतलब है बात नहीं सुनी, लेकिन कौवों ने बात नहीं सुनी। ये वुडंट है जो कि वुड नॉट की एक मर्ज फॉर्म है। एट लास्ट द मैना फ्लू टू अ नियर बाई ट्री, वेयर शी फाउंड अ नाइस हॉलो अंडर अ ब्रोकन ब्रांच, तो क्या मतलब हुआ? एट लास्ट का मतलब है अंत में, यानी अंत में जब उन कौवों ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने फिर क्या किया? द मैना फ्लू का मतलब है उड़कर गई, टू अ नियर बाई ट्री का मतलब एक पास के ही पेड़ पर उड़कर चली गई, ये फिलाई की सेकंड फॉर्म है। वेयर यानी जहां, शी फाउंड उसने देखा, अ नाइस हॉलो का मतलब है एक अच्छा सा, हॉलो कहते हैं खोखली जगह, जो खाली जगह होती खोखली टाइप की जिसको हम छेद कहते हैं बड़ा सा, तो हॉलो एक अच्छी सी खोखली जगह देखी। अंडर यानी अंदर, अब ब्रोकन ब्रांच का मतलब है एक टूटी हुई डाल के अंत में मैना एक पास के ही पेड़ पर उड़कर गई जहां उसने एक टूटी हुई ब्रांच के, एक टूटी हुई डाल के अंदर एक अच्छी सी खोखली जगह देखी। द मैना सैट इन द हॉलो कंफर्टेबली, या इसका मतलब है द मैना सेट यानी बैठ गई, ये शिफ्ट की सेकंड फॉर्म, सेट यानी बैठ गई, इन द हॉलो का मतलब है उस खोखली जगह यानी खौ में, कंफर्टेबली यानी आराम से, ये तरीका बता रहा है कैसे आराम से मैना उस खाली जगह में बैठ गई। अ लिटिल वाइल लेटर, तो इसका क्या मतलब हुआ? अ लिटिल वाइल का मतलब है थोड़ी देर के, और लेटर यानी बाद में, थोड़ी देर के बाद में, इट स्टार्टेड यानी शुरू हो गई, रेनिंग का मतलब है बारिश होना, हैवली यानी जोर से यानी काफी भारी बारिश शुरू हो गई, एंड हेल स्टोन्स और ओले स्टार्टेड फॉलिंग का मतलब है गिरना शुरू हो गए। यहाँ पर ये दोनों जो है ना ये भी सेकंड फॉर्म में लगे हुए हैं, और इसका हिंदी सेंस देखो हम कैसे पढ़े, शुरू हुए, या ये से इसका अंत होता है हिंदी में, यानी थोड़ी देर के बाद में भारी बारिश शुरू हो गई और ओले गिरना शुरू हो गए। द मैना वॉज सेफ इनसाइड द हॉलो, तो इसका मतलब है द मैना वॉज यानी थी, सेफ का मतलब है सुरक्षित, इनसाइड यानी अंदर, द हॉलो यानी उस खो के अंदर मैना सुरक्षित थी। बट द क्रोज सफर्ड, बट का मतलब है लेकिन, द क्रोज यानी
कौवों ने सफर्ड का मतलब है दुख उठाया यानी परेशानी उठाई। मैना तो जो उसके अंदर बैठ गई थी बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन कौवों ने परेशानी उठाई। द हेल स्टोन्स केम डाउन लाइक स्मॉल रॉक्स। द हेल स्टोन का मतलब है ओले। हेल स्टोन का क्या मतलब है? ओले। और केम का मतलब है आए, डाउन नीचे, यानी केम डाउन यानी नीचे आए। लाइक मीन्स कर है स्मॉल रॉक्स यानी छोटी चट्टानों की। ओले छोटी छोटी चट्टानों की तरह नीचे आए। मैनी क्रोज गॉट हर्ट एंड सम इवन डाइड। मैनी क्रोज का मतलब है बहुत सारे कौवे, और गॉड हर्ट यानी चोटिल हो गए या फिर घायल हो गए। गॉड हर्ट यानी जब गॉड जो है ना एक पॉजिटिव वर्ब है, इसका यूज हम ऐसे पढ़ते हैं गॉड हर्ट यानी घायल हो गए। इसका मतलब कौवे हैं, सब्जेक्ट तो कौवे हैं, लेकिन यहाँ पर काम किसी और के द्वारा हुआ है, क्योंकि ओले गिराना तो ये तो प्रकृति का काम है। तो कौवे जो थे ना वो ओले गिरने से कैसे हो गए थे? गॉड हर्ट यानी घायल हो गए थे। एंड सम और कुछ कौवे इवन यानी भी और डाइड मर गए, और कुछ कौवे मर भी गए की। When the weather cleared, the manna came out of the hollow and flew homewards. तो क्या मतलब हुआ? when यानी जब, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब द वेदर यानी मौसम, क्लियर्ड का मतलब है साफ हो गया, जब मौसम साफ हो गया था, जब मौसम साफ हो गया तो क्या क्या हुआ? द मैना केम आउट का मतलब है बाहर आई, ऑफ द हॉलो यानी इस खौज से बाहर आई, एंड फ्लू और उड़ी होमवर्ड्स यानी घर की तरफ। तो जब मौसम साफ हुआ, मैना खौज से बाहर आई और घर की तरफ उड़ गई। शी सॉ दैट मोस्ट ऑफ द क्रोज वर लाइंग अंडर द ट्री ग्रोनिंग एंड फ्लॉपिंग अराउंड। तो क्या मतलब हुआ? शीशा उसने देखा, दैट मीन्स की मोस्ट ऑफ द क्रोज यानी बहुत सारे कौवे वर लाइन पड़े हुए थे। यहाँ पर वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बता रहा है उनकी हालत कैसी थी, यानी पड़े हुए थे। अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। ग्रोनिंग का मतलब है कर रहा रहे थे, दर्द से। ग्रोनिंग का यूज हम कब करते हैं? जो दर्द से जब इंसान कर रहा था है। एंड फ्लॉपिंग और फड़फड़ा रहे थे अराउंड चारों तरफ। उसने देखा कि बहुत सारे कौवे पेड़ के नीचे पड़े हुए कर्रा रहे थे और फड़फड़ चारों तरफ फड़फड़ा रहे थे। वन ऑफ द क्रोज सेड टू मैना। तो वन ऑफ द क्रोज का मतलब है जो जितने भी कौवे थे ना उनमें से एक कौवे ने, वन ऑफ द क्रोज। तो जब इस तरह से सब्जेक्ट आपका होता है तो यहाँ पर बहुत सारे प्लूरल में से एक सिंगुलर की बात होती है, यानी कौ उनमें से एक कौवे ने सेड यानी कहा टू द मैना। उनमें से एक कौवे ने मैना से कहा, क्या कहा? हाउ हैव यू escaped अनहर्ट, यानी हाउ कैसे, हैव यू यानी तुम, escaped अनहर्ट का मतलब होता है घायल होने से बच गए, मतलब तुम घायल होने से कैसे बच गई हो। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इंटेरोगेटिव है। तो गॉड हेल्प का मतलब ईश्वर ने मदद की। ईश्वर ने मदद की। ही हेल्प्स हम्बल क्रीचर्स एंड लेट्स एरोगेंट वंस लाइक यू सफर। द मैना सेड फ्लाइंग ऑफ। तो मैना ने क्या कहा? द मैना सेड यानी मैना ने कहा। फ्लाइंग ऑफ का मतलब होता है उड़कर जाते हुए, वहां से उड़कर जाते हुए मैना ने कहा गॉड हेल्प, ईश्वर ने मदद की। ही हेल्प्स वो मदद करता है, हम्बल क्रीचर्स यानी विनम्र प्राणियों की, एंड लेट्स और देता है, एरोगेंट का मतलब होता है खड़ूस यानी जो अहंकारी होते हैं, थोड़े कमीने टाइप के। वंस यानी चीजों को, लाइक यू तुम्हारे जैसे, सफर का मतलब है परेशानी उठाने, यानी ईश्वर ने मदद की, वो विनम्र प्राणियों की हेल्प करता है, और तुम्हारे जैसे हिंसक या फिर जो अहंकारी लोग होते हैं उनको परेशानी उठाने देता है, मैंने ने उड़कर जाते हुए कहा। तो फिर इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष यानी क्या सार देखने को मिलता है? द गिस्ट यानी इसका मतलब है निष्कर्ष। अ नीडी क्रीचर डिजर्व हेल्प एंड सिंपैथी ऑफ अदर्स। तो इसका मतलब है अ नीडी क्रीचर्स एक जरूरतमंद प्राणी, डिजर्व्स यानी लायक है, हेल्प मदद की, एंड सिंपैथी सहानुभूति ऑफ अदर्स दूसरों की, यानी एक जरूरतमंद प्राणी को दूसरों की सहानुभूति और मदद की जरूरत होती है, तो वो उसका डिजर्व करता है, यानी करना चाहिए मदद।
द साइज एंड द स्टेटस शुड नॉट मैटर। द साइज यानी आकार एंड स्टेटस और हैसियत शुड नॉट मैटर यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कोई भी जो जरूरतमंद इंसान हो, कोई प्राणी हो, हर एक क्रीचर की, हर एक जरूरतमंद क्रीचर की इंसान दूसरे लोगों को मदद करनी चाहिए, उनके ऊपर थोड़ी सिंपैथी दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइज और स्टेटस कोई भी मैटर नहीं करता है। द क्रोज डिडंट लेट द मैना टेक शेल्टर इन द ट्री। तो द क्रोज कौओं ने, डिडंट लेट का मतलब होता है, डिडंट लेट नहीं दिया, द मैना को टेक शेल्टर का मतलब होता है रुकने यानी ठहरने, इन द ट्री अपने पेड़ में उन्होंने उसको नहीं रुकने दिया। शी फ्लू टू द अदर ट्री। शी फ्लू उड़कर चली गई टू द अदर ट्री यानी दूसरे पेड़ के पास। बट द सेल्फिश एंड एरोगेंट क्रोज सफर्ड। लेकिन सेल्फिश यानी स्वार्थी एंड एरोगेंट और जो अहंकारी होते हैं, क्रोज कौवे सफर्ड यानी परेशानी उठाई। तो द मैना स्केप्ड अनहर्ट, और जो मैना थी वो स्केप्ड अनहर्ट का मतलब है घायल होने से बच गई थी। नेचर ऑलवेज टीच ग्रेट लेसन, और प्रकृति हमेशा ग्रेट लेसन यानी अच्छा सबक सिखाती है, महान सबक सिखाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।